मारो राजस्थान में बात करेंगे पीएम की सुरक्षा में सेंध पर गरमाई सियासत की, जिस पर मरुधरा का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। फिर बात होगी कांग्रेस के निकाय प्रतिनिधियों के सम्मेलन की। पीसीसी में कांग्रेसी निकाय प्रमुख और उप प्रमुख जुटे हुए हैं, जिनके साथ पीसीसी चीफ 2 दिन तक मंथन करेंगे। प्रदेश में निवेश को पंख लगने की कोटा में आज इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसपे करोड़ों रुपए के निवेश पर एमओयू साइन हो सकते हैं। साथ ही बात होगी लपटों की विनाश लीला की, जिसमें करोड़ों जलकर खाक हो गए। और पीएम की सुरक्षा में सेंध पर राष्ट्रपति ने चिंता जताई है। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बात भी की। कल की घटना पर चिंता जताई। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे पीएम। तो कुछ ही देर के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। कल पंजाब में प्रधानमंत्री का दौरा था और कल उनके काफिले को सुरक्षा कारणों से फ्लाईओवर पे 20 मिनट तक रुकना पड़ा और थोड़ी देर में पहुंच सकते हैं पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति से मुलाकात थोड़ी देर में। पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक को लेकर सभी सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है और इसको लेकर हर कोई गंभीर नजर आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। 20 मिनट तक 15 से 20 मिनट के बीच प्रधानमंत्री के काफिले को रोका रखा गया। उसके बाद उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा। तो अपने आप में आज की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण, क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। कल प्रधानमंत्री पहुंचे थे पंजाब, लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते उनके काफिले को 20 मिनट तक रोके रखा गया। उसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि पंजाब सरकार का इस मामले पर कहना है कि उन्हें इस रूट के बारे में नहीं बताया गया था। अंतिम समय में रूट को बदला गया था। चूंकि कल मौसम खराब था, उन्हें चॉपर के जरिए जाना था, लेकिन उन्होंने मौसम खराब होने की वजह से सड़क मार्ग चुना जाने के लिए। और जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। पंजाब सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। 3 दिन में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल होंगे। गृह विभाग के प्रधान सचिव भी इसमें शामिल होंगे। 3 दिन के अंदर यह रिपोर्ट सौंपी जानी है गृह मंत्रालय को। जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। आज से जांच शुरू भी हो चुकी है। अगले 3 दिनों के अंदर इस जांच के नतीजे गृह मंत्रालय को सौंप दिए जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कमेटी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और कुछ ही देर में इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मुलाकात। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला, इसको लेकर सीएम गहलोत भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और इसी को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट भी किया है और मामले को गंभीर बताया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक गंभीर मामला है। पूर्व में भारत के 2 प्रधानमंत्रियों श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी को दी गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, आज सीएम खुद इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, डोटासरा भी उनके साथ होंगे। सीएम ने माना भी है ट्वीट के जरिए कि पीएम की सुरक्षा में जो चूक है वो एक गंभीर मामला है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रहने वाला है? अब बिल्कुल देखिए आसिफ, सीएम अशोक गहलोत ने माना है कि यह गंभीर मामला है अगर इस तरीके से चूक होती है तो, क्योंकि पहले भी 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या इस तरीके से हो चुकी है। लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल उठाए हैं। सवाल एसपीजी की कार्यशैली को लेकर उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम की जो सुरक्षा होती है पूरी तरीके से एसपीजी के हाथ में होती है और राज्य पुलिस जो है वो एसपीजी के निर्देशों पर और उसकी सलाह पर काम करती है। तो जब एसपीजी को ये पूरा पता था, राज्य पुलिस के द्वारा सूचना दे दी गई थी, तो फिर एसपीजी ने आखिर काफिला जो है उस दिशा में क्यों जाने दिया, जबकि कार्यक्रम ये पूर्व निर्धारित नहीं था। पहले ये बताना चाहिए था एसपीजी को कि प्रधानमंत्री को 2 घंटे की जो है वो सड़क यात्रा बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के क्यों करवाई गई। तो पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के हवाले से मुख्यमंत्री ने ये बातें उठाई है और एक तरीके से जवाब दिया है भाजपा को कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा की ओर से वो एक तरीके से ये जो जितना गंभीर मामला ये है उसकी गंभीरता को कम करता है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो अभी ये जो मसला है, इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है। जिस तरीके से भाजपा लगातार घेर रही है, तमाम जो बड़े नेता है भाजपा के, उन्होंने एक सुर में हमला बोला है पंजाब सरकार पर और कांग्रेस पर। ये मांग की जा रही है कि पंजाब सीएम को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही इसे बड़ा अपमान बताया जा रहा है और ये सुरक्षा में चूक तो है ही, क्योंकि वहां से 23 किलोमीटर दूर ही जो है वो पंजाब का बॉर्डर भी था। तो पहले भी जब इस तरह की घटनाएं होती है तो जाहिर तौर पर मामला गंभीर है, लेकिन कांग्रेस भी जो है वो हमलावर है। कांग्रेस ये कह रही है कि पूर्व निर्धारित जब कार्यक्रम था तो उसमें आखिर ऐन वक्त पे बदलाव क्यों किया गया, और इस बाकायदा इसके लिए एसपीजी जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुरक्षा में चूक का मामले में कल सुनवाई भी हो सकती है। बेहद गंभीर मामला, प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जाना। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पंजाब सरकार ने इसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। आज सीएम अशोक गहलोत इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसी मामले को लेकर राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं और यही मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब इसे लेकर कल सुनवाई हो सकती है। बेहद गंभीर मामला इसे माना जा रहा है। हालांकि पंजाब सरकार के अपने तर्क हैं। उनका लगातार कहना है कि उन्हें अंतिम समय में रूट की जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री को चॉपर के जरिए रैली तक पहुंचना था। चूंकि मौसम खराब था, इसलिए वो चॉपर के बजाय बाई रोड वहां के लिए निकले थे। कांग्रेस के निकाय प्रमुख उप प्रमुख की बैठक पीसीसी ऑफिस में 2 दिवसीय बैठक जारी है। पीसीसी चीफ डोटासरा इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज 4 संभागों की बैठक हो रही है। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा की बैठक यहां पर चल रही है। तो लगातार ये बैठक 2 दिन चलने वाली है। आज 4 संभागों की बैठक शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और कल भी ये बैठक होगी। इस बैठक में तमाम कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है। सचिन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, 4 संभागों की बैठक है। आज 4 संभाग की बैठक शुरू हो चुकी है, कल भी ये बैठक होनी है। क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में आज जो है वो मुखरता से सामने आने वाले हैं?
देखिए आसिफ, जो सबसे बड़ी बात है कि सत्तावर संगठन में तालमेल की बात जब से तीसरी वर्षगांठ हुई है सरकार की, उसके बाद से जोर शोर से की जा रही है। ये इसके पीछे वजह ये भी एक बड़ी है कि 2 साल बाद राजस्थान में चुनाव है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस सत्ता में फिर से प्रदेश में वापसी करेगी और जो मिथक है कि 1 साल बीजेपी और 1 साल कांग्रेस को तोड़ा जाएगा, तो ये सारी कवायद अगर हम जोड़ के देखें तो उसी से की जा रही है। सबसे पहले एक राज्य स्तरीय शिविर आयोजित किया जाता है जिसके अंदर से ये बताया जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कैसे केंद्र की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है और राजस्थान में जो उनकी सरकार है उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। उसी के क्रम में ये एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें 4 संभाग आज शामिल किए गए हैं, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर हैं। उनके जितने भी निकाय प्रमुख हैं, चाहे वो मेयर हो, उप महापौर हो, सभापति, उप सभापति हो, प्रमुख हो या उप प्रमुख हो, उन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया जहां जहां कांग्रेस के लोग जीते थे। उनसे ये बात पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो आम जनता है उन तक वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके कार्यों की समीक्षा संगठन के द्वारा की जा रही है। हम कह सकते हैं कि सत्ता के कामों की जो समीक्षा है वो संगठन कर रहा है और इसके अलावा उनको कुछ आवश्यक दिशा निर्देश, जैसे कि राजस्थान सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वो कैसे निभाई जाए, वो जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और साथ ही केंद्र सरकार पर किस तरह से हमला बोला जा सकता है, उन पर किस तरह से हमलावर होया जा सकता है। तो सत्ता में संगठन में एक समन्वय की बात जो मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ डोटासरा कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, पीसीसी की बैठकों में कह चुके हैं, उसी के क्रम में बैठक आयोजित की जा रही है और अभी से शुरुआत हो गई है। आने वाले 2 साल के चुनावों को लेकर बेहतर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सत्ता व संगठन में किसी तरह की भी कोई जो है तालमेल में कमी नहीं है, समन्वय पूरी तरह से स्थापित है और यही वजह है कि आने वाले समय में और जिला स्तर पर शिविर आयोजित की जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित की जाएंगे और इसके साथ ही सचिन, सीधे तौर पर देखा जाए तो 2023 के चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सचिन आपका धन्यवाद। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा कोटा दौरे पर हैं। वो यहां पर सरकार के 3 साल पूरे होने पर सूचना केंद्र में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। चिकित्सा मंत्री ने यहां पर सर्किट हाउस में कांग्रेसी नेताओं के विचार विमर्श भी किए। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। मंत्री और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी कोटा दौरे पर हैं और प्रसादी लाल मीणा से बात करते हैं कि सर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसे में सर क्या किस तरीके के इंतजामात रहने वाले हैं? कोटा के ही नहीं, सब जगह के मामले बढ़े हैं। कोटा, जयपुर, जोधपुर और भी प्रदेश में बढ़े हैं नए साल के बाद। निश्चित रूप से इसके लिए एसओपी जारी की गई है, गाइडलाइन, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर दोबारा रिव्यू करके उनकी की गई है और निश्चित रूप से अब ऑफिसों में भी 50% की उपस्थिति रहेगी, अल्टरनेट डे बुलाएंगे और जो भी ये गाइडलाइन जारी की है, मास्क का है, डिस्टेंस का है, ये सब चीज़ों का पालन करने के, सख्ती करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सर जो 31 दिसंबर की पार्टी वगैरह हुई थी उसमें आप ही एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने उसका ऑब्जेक्शन किया था कि ये पार्टीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए, क्या उसी चीज़ का खामियाजा भुगत रहा है राजस्थान? देखो, मैंने जनता की जो भावना थी और जो आशंकित मामला था उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया। फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है, सबकी राय से करते हैं जो भी है, पर अब निश्चित रूप से इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सख्ती करके विदेश से जो आने वाले हमारे पैसेंजर थे उनकी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी 2-3% उनका RT-PCR कराएंगे। अब मुख्यमंत्री जी ने 100%, चाहे कोई ट्रेन से आया, कोई प्लेन से आया विदेशी और बाहर से आने वालों की RT-PCR निश्चित रूप से कराने के 100% कराने के नई SOP जारी की है और जो भी आएगा उसको 7 दिन तक, RT-PCR के बाद 7 दिन तक उसको क्वारंटीन करेंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो बता रहे थे, जिस तरीके की कंडीशन होगी, जिस तरीके की सिचुएशन होगी, उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। शर्मा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि एसीबी करप्शन के खिलाफ एक्शन लेती है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का वादा करने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचा रही है।
2018 के अंदर जब चुनावी समर के अंदर थी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करेंगे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद में इनका भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसा है, इसकी बानगी तो एसीबी के द्वारा 273 प्रकरण जांच के दौरान भ्रष्टाचार अनियमितता पाई गई और सरकार से उनकी अनुमति लेने के लिए कार्रवाई करने की जब मांग रखी गई तो सिर्फ सरकार ने 15 ही मुकदमों के अंदर स्वीकृति दी गई कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अन्य मामलों के अंदर आज भी सरकार के द्वारा अनुमति नहीं मिलने से एसीबी का भी मनोबल डाउन हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। दिलावर ने कहा कि साजिश के तहत पीएम की सुरक्षा में चूक हुई और इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। अगवानी पे नहीं आए, डीजीपी नहीं आए, चीफ सेक्रेटरी नहीं आए, इससे साफ झलकता है कि षड्यंत्र था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं की। प्रधानमंत्री के काफिले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की कारें खाली चलती रही ताकि बताया जा सके कि हमारी वहां उपस्थिति थी। मित्रों, ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री को चुना और उनको निर्देश दिए होंगे कि तुम सुरक्षा मत देना। जयपुर में बीएसटीसी अभ्यर्थियों का बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों को लेवल 1 में राहत दी है। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी, जिसके चलते अब बीएसटीसी अभ्यर्थियों में नाराजगी है। जालौर में कोरोना को लेकर लापरवाही का आलम जारी है। यहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग ध्यान नहीं दे रहे। लापरवाही ऐसी कि बिना मास्क के लोग सब्जी मंडियों में खरीदारी कर रहे, कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर रहे हैं और खुलेआम बीमारी को न्योता भी दे रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं की जा रही। हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई सब्जी मंडी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। देश में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन जालौर जिले में लोग हैं कि सबक लेने को तैयार नहीं है। जिले में जिस तरीके से पिछले साल कोरोना के ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सवेरे सवेरे मंडियों में लोग बेपरवाह खड़े हैं और किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते आप साफ तौर से दिखाई देंगे। किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो सब्जी मंडियों में उमड़ती है और ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना होती हुई दिखाई नहीं देती है। ये जालौर जिला मुख्यालय है और यहाँ पर किस तरीके से मंडियों में लोग बेपरवाह खड़े हैं, लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सता रही है। हालांकि जब कैमरा शुरू हुआ है तो लोग इधर उधर भागने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में जालौर जिले के लिए घातक साबित होगी जब लोग बेपरवाह होकर के इस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। और वहीं ऐसे में ये लोग जालौर जिले के चिकित्सा महकमे के लिए एक बड़ा सबक बन रहे हैं, बड़ी चुनौती बन रही है कि जिले में जिस तरीके से कोरोना के ग्राफ पिछले साल बढ़े थे, पड़ोसी राज्य गुजरात के बाद जिस तरीके से आंकड़े बढ़े थे, ऐसे में अब लोग हैं पूरी तरीके से बेपरवाह हो गए हैं और किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइन सहित तमाम प्रकार की जो है सावधानियां नहीं बरती जा रही है। ये आने वाले दिनों में जालौर जिले के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। राजस्थान में धार्मिक स्थलों को लेकर जारी एसओपी के बाद दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। यहां बालाजी महाराज के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है। हर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का पूरा इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु बिना मास्क के पहुंच रहे उन्हें मंदिर ट्रस्ट की ओर से मास्क भी दिए जा रहे हैं। वहीं मंदिर में फूल, माला, प्रसाद सहित अन्य पूजन सामग्री अंदर ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रेलिंग्स, दरवाजे के हैंडल्स आदि को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही गाइडलाइंस की पालना करने के लिए बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है। खबर कोरोना के खिलाफ तैयारियों की। दौसा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जनता ने कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की अपील की। साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान दौसा डीएसपी कालूराम मीणा के नेतृत्व में कोतवाली सदर आरएसी और क्यूआरटी की टीमें फ्लैग मार्च में शामिल हुई। ये फ्लैग मार्च कोतवाली थाने से शुरू हुआ। जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता है वो पुनः कोतवाली थाने में ही आकर संपन्न हुआ। दौसा में निकाले गए इन फ्लैग मार्च का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने।
कोरोना को देखते हुए वापस एक बार फ्लैग मार्च शुरू हो चुके हैं और फ्लैग मार्च किया जा रहा है दौसा में। दौसा के जो डीएसपी हैं कालूराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस की टीमें यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। हमारे साथ दौसा डीएसपी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या उद्देश्य है, क्या एक मैसेज दिया जा रहा है? कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी आरएसी की और पुलिस की टीमें मौजूद हैं। क्या एक मैसेज दिया जा रहा है कि मास्क पहनिए और बचकर रहिए? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो भी कोरोना से बचाव के उपाय हैं उनके प्रति जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया। बिल्कुल, उद्देश्य यही है कि जो कोविड गाइडलाइन की पालना हो, जो सरकार नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है उसकी पालना हो, उसी पालना की जागरूकता के लिए, पालना का एक मैसेज देने के लिए दौसा पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। और यहाँ पर आरएसी, दौसा पुलिस, सदर थाना पुलिस सहित अनेक थानों की पुलिस फ्लैग मार्च कर रही हैं। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि जो गृह विभाग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसकी पालना की जाए, ताकि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो काफ़ी खतरनाक साबित होने की संभावना है, उससे पहले ही बचा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद लोगों की लापरवाही जारी है। आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे। ऐसी तस्वीर आज दौसा में सामने आई जब मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर में कर्मचारी बिना मास्क में दिखे। दोनों कर्मचारी बिना मास्क की सीओ ऑफिस में पहुंच गए, जिन्हें देखकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा नाराज हो गए। उन्होंने दोनों को फटकार लगाई और दोनों का चालान भी बनवाया। उन्होंने नियम बनाया कि बिना मास्क के कर्मचारियों पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे मास्क खरीदे जाएंगे। ये खबर कोटा से है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन कोटा का चिकित्सा विभाग अभियान की गति रोकने पर तुला हुआ है। टीकाकरण के मामले में प्रदेश में 10वें स्थान पर अटका हुआ है। कोटा में चिकित्सा विभाग की लापरवाही इस कदर है कि अभी तक संभाग के सबसे बड़े एमबीएस और जेके लोन अस्पताल तक में वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाए गए, जबकि यहां 12, बूंदी, झालावाड़ ही नहीं बल्कि एमपी तक के हजारों मरीजों और उनके परिजनों का जमावड़ा लगा रहता है। ये वैक्सीनेशन सेंटर होना चाहिए, काफ़ी रिस्की है माहौल, यहाँ पे भी काफ़ी रश रहता है, बट कोई सुविधा है नहीं यहाँ पे शायद वैक्सीनेशन में। कुछ कार्मिकों के भी लगने बाकी है टीके, कुछ के बाकी हैं, काफ़ी लोगों के बाकी है। और यहाँ ऐसे लोग आते हैं जो वैक्सीनेशन की बात करते हैं, काफ़ी सारे रहते हैं इंक्वायरी के लिए कि कहाँ लग रहा है इधर उधर। यदि यहाँ सेंटर लग जाए तो काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा इसमें। यहाँ काम करते हैं मगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से काम करते हैं। जो भीड़ आती है उसको देखते हुए काम करते हैं, मास्क का भी प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते हैं, उसको देखते हुए काम करते हैं। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ पर आते हैं, तो हम पीजी कॉलेज भेजते हैं। तो मैं यहाँ के कर्मचारियों से और सबसे यही कहना चाहता हूँ और यहाँ के अधिकारियों से कि एक वैक्सीनेशन का सेंटर जेके लोन और एमबीएस में दोनों में ही ये काम नहीं करते हैं। नहीं, गलत बात है, ये नहीं होता है। मुख्यालय भी नहीं, हमारे सीएचसी पीएचसी काफ़ी है, हमारे इंस्टीट्यूट काफ़ी है और प्रोटोकॉल के तहत वहीं होता है। वहाँ चिकित्सक भी होते हैं और सारी व्यवस्थाएं, पूरी पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर रखा है। साथ में हम डोर टू डोर काम कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि सीएमएचओ ऑफिस में ये काम कराओ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। 12 में मानदेय न मिलने से नाराज कोविड सहायकों ने नगर परिषद में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कोरोना संक्रमण में शहर की स्वास्थ्य सेवा में जुटे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला। नगर परिषद की ओर से करीब 52 लाख रुपए का भुगतान किया गया जाना है। इनकी नियुक्ति चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने की थी। इनका मानदेय का भुगतान पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को करना है, लेकिन मानदेय न मिलने से नाराज दर्जनों स्वास्थ्य सहायक रात को नगर परिषद दफ्तर पहुंचे और जोर शोर से नारेबाजी शुरू कर दी। इनकी मांग है कि जब तक मानदेय राशि नहीं मिलेगी धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। महीनों से हमारी कोविड स्वास्थ्य सहायक का निरंतर कार्य करने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों में सर्दी गर्मी बरसात में कार्य करने के बावजूद हमारा वेतन जारी नहीं हुआ है। आप प्रत्येक सीएचसी के ऊपर बच्चे वाले हैं, एजेड आदमी हैं, उनके ऊपर 50,000 रुपये का गणियों का और क्या नाम लालाओं का सूद इकट्ठा हो गया है, वो कहाँ से चुकाएंगे। कोटा में रफ्तार का कहर, बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। बस में सवार 6 यात्री घायल हो गए।
सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। NH-52 पर मुकंदरा अभ्यारण्य में यह हादसा हुआ है। और ये तस्वीरें जहां पर मुकंदरा अभ्यारण्य के पास सरकारी रोडवेज बस फिर गई, 6 लोग घायल हुए। हालांकि बताया जा रहा है कि इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ठीक मुकंदरा अभ्यारण्य पर यह एक्सीडेंट सामने आया, बस और ट्रक आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें बस के अंदर की हैं, जब बस ट्रक से टकराई थी और बस में बैठे 6 यात्री अपने से आगे वाली सीटों से जा टकराए भिड़ंत के दौरान, और उसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया है। ये ट्रक और बस आपस में भिड़ंत की तस्वीरें। ओम प्रकाश मारू संवाददाता कोटा हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है? जो चालक है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी आधा दर्जन घायल बता जा रहे हैं, जिनको पास के अस्पताल से कोटा के MBS अस्पताल में रेफर किया गया है। NH-52 पर ये रोडवेज बस और ट्रक के बीच में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है और हादसे में जो ट्रक का ड्राइवर है वो केबिन में फंस गया, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है और उनकी हालत गंभीर होने के कारण उनको भी MBS अस्पताल में रेफर किया गया है। मौके पर हालांकि जो एडिशनल SP है IPS प्रवीण नाइक सहित तमाम जो पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पे मौजूद हो। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है कि कोई और घायल तो कहीं और फंसे हुए नहीं है। हालांकि बाकी जो घायल हैं, आधा दर्जन यात्री जो टोटल घायल बताए जा रहे हैं, उनमें से बाकी घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है और सभी घायलों को MBS अस्पताल में रेफर करवाया जा रहा है। ये बस झालावाड़ डिपो की बताई जा रही है, जो कोटा से झालावाड़ जा रही थी और ये दरा गांव के पास जो अबली मिनी है महल, उसके पास ये हादसा पेश आया है। फिलहाल जो रामगंज मंडी थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।